another type of secondary cell which we would be discussing, that is commonly called as NiCad battery और निकल कैडमियम बैटरी। सुना होगा, हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में निकैड बैटरी का यूज़ करते हैं बहुत जगह पे। जनरली कैलकुलेटर्स में, बहुत सारे पावर टूल्स में निकैड बैटरी यूज़ की जा रही है। बट actually the battery is quite expensive one because of the presence of nickel and cadmium. So discussing the construction of the battery, एनोड जो इसका बना है that is of cadmium, that is made up of cadmium, and the cathode is made up of nickel oxide, that is NiO2. nickel oxide का cathode बना है, and the electrolyte present here is aqueous KOH solution. Reactions क्या हो रही हैं? You can very well write it. एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा in the presence of alkaline medium and it will get converted into cadmium hydroxide by the loss of 2 electrons. और जो कैथोड है उस पर क्या रिएक्शन हो रही है? निकल ऑक्साइड यूज होगा in the presence of वाटर, एक्वस सॉल्यूशन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, विल ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू निकल हाइड्रोक्साइड और एक ये हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर यूज कर देगा 2 हाइड्रोक्साइड आयन का चार्ज में बैलेंस हो जाता है। ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर लिखें अगर, तो ये सब चीज़ें कैंसिल आउट हो गई है आपकी, और आपके पास जो रिएक्शन रह जाती है that is cadmium plus nickel oxide plus 2 water gives you cadmium hydroxide plus nickel hydroxide, right? और जब आप रिचार्ज करते हैं तो रिचार्ज करते हुए ये रिएक्शन एग्जैक्टली रिवर्स हो जाती है। मीन्स जो भी आपके पास प्रोडक्ट है वो उस वक्त आपके रिएक्टेंट होंगे और जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट। दिस इज द These are the reactions written at the time of discharging, means जब आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, और अगर आपको रिचार्जिंग के टाइम की रिएक्शन लिखनी है तो आप इससे बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट रिएक्शन। So that was about the secondary batteries. Now coming to one more type of cell, that is called as fuel cell. Of course this is also a secondary cell. सेकेंडरी बैटरी, जितनी देर तक आप इसमें रिचार्ज करते जाएंगे उतनी देर तक आपको इसमें इलेक्ट्रिसिटी में, जितनी देर में इसमें फ्यूल देते जाएंगे तब तक आपको इसमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती जाएगी। नाम है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का क्या मतलब है? फ्यूल सेल मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं। वो हम और भी प्रोसेसेस में करते हैं, हम फ्यूल बर्न करते हैं, थर्मल एनर्जी निकलती है, उससे स्टीम बनाते हैं, स्टीम से जनरेटर चलाते हैं तो भी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट प्रोडक्शन। इस केस में आपके पास एक तरह की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन रही है जिसमें आपका जो रिएक्टेंट है वो फ्यूल है। हम जो यहाँ पे फ्यूल सेल को डिस्कस करेंगे दैट इज ए काइंड ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। What is that hydrogen oxygen fuel cell? उसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। इसमें जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं दे आर मेड अप ऑफ पोरस कार्बन। एक पॉइंट से हम इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस विच इज बेसिकली एनोड, और एक पॉइंट से हम यहाँ ऑक्सीजन गैस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विच इज बेसिकली कैथोड, और ये पॉजिटिव चार्ज। अब हम इलेक्ट्रोलाइट पे आते हैं। इसमें जो हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है दैट इज नथिंग but that is the aqueous sodium hydroxide solution, alkali solution है aqueous NaOH solution। अब how it is producing electricity, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है? आपने हाइड्रोजन गैस इंट्रोड्यूस की है वहाँ इन
basic medium that gets converted into water by losing 2 electrons. और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है यहाँ पर? कैथोड पे जो रिएक्शन है उसमें ऑक्सीजन आपकी कैथोड में प्रेजेंट है, वाटर की प्रेजेंस में that will gain 2 electrons and will result in formation of 4 OH negative. This is how electricity will be produced. अगर हम यहाँ ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं by multiplying this by 2, तो आपके पास रिएक्शन आ जाती है 2H2 plus O2, ये भी कैंसिल आउट हो गया, that gives you 2 water. ओवरऑल रिएक्शन ये है कि अल्टीमेटली आपके पास वाटर प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ। इस फ्यूल सेल का सबसे बड़ा फायदा यही है। दिस फ्यूल सेल, दिस हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। स्पेसक्राफ्ट में यूज़ की गई थी अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। क्यों, क्या फ़ायदा था इसको यूज़ करने का? ऑल्दो इट इज़ सो एक्सपेंसिव बट इट इज़ अ हाईली एफिशिएंट सेल। एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 70% प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी चीज़, आपकी सेल पॉल्यूशन फ्री है, आपके पास साइड प्रोडक्ट में कोई भी ऐसा रेजिड्यू नहीं है जिसको डिस्पोज ऑफ करना मुश्किल हो। आपके पास जो यहाँ वाटर बनता है, अगर इस वाटर को कंडेंस कर लिया जाए तो इस वाटर को आप ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड दैट वाज डन इन दिस अपोलो स्पेस प्रोग्राम। फॉर वाटर कंजप्शन वी वर यूजिंग द रेजिड्यू ऑफ दिस फ्यूल सेल, दैट इज नथिंग बट ड्रिंकेबल वाटर. So there are so many advantages of fuel cell, but that is not in common use because of the expensiveness of the cell and availability of the hydrogen gas, transportation and storage of the hydrogen gas. So we are using it for specific purposes. और इस हाइड्रोजन के अलावा हम और भी फ्यूल्स यूज़ कर सकते हैं इसमें, लाइक मीथेन यूज़ किया जा सकता है, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, मिथेनॉल, ये चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो आपके पास अभी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन था इन दिस 2020 ओनली कि फ्यूल सेल क्या यूज़ करती है. दैट वाज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. द फ्यूल सेल इज यूजिंग व्हाट? Is it converting chemical energy into electrical energy, or it is using fuel energy into electrical energy? So you are using the energy of fuel to get converted into electrical energy. So that is about the galvanic cells which are producing electricity. अब हम एक लास्ट टॉपिक पे आते हैं and that topic is of nothing but बड़ा कॉमन सा टॉपिक है जो आपने पहले भी पढ़ा है. दैट इज़ नथिंग बट कोरोजन. कोरोजन आप सब लोग पढ़ चुके हैं पहले कि कोरोजन क्या होता है. कोरोजन इज़ नथिंग बट आपकी मेटल्स ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, डिटीरियोरेट हो जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. दैट इज़ कोरोजन. ठीक है, बहुत बार आप पढ़ चुके हैं कोरोजन क्या है. और रस्टिंग उसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कोरोजन का. आप कोरोजन को डिफाइन करते हैं बेसिकली डिटीरियोरेशन ऑफ द मेटल बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन. दैट इज कॉल्ड एज कोरोजन. और रस्टिंग आप बहुत बार पढ़ चुके हैं. रस्टिंग इसका एग्जाम्पल है. उसके अलावा रस्टिंग हो रही है आयरन के केस में, सिल्वर के केस में ब्लैक हो जाता है, कॉपर के केस में ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है. सो दैट इज ऑल कोरोजन ऑफ द मेटल्स. अब हाउ वी आर कनेक्टिंग इट टू द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हम इसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं. बेसिकली कोरोजन हो कैसे रहा है, हम यहाँ रस्टिंग का ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे. बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन. क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी? यहाँ आपके जो मेटल है आयरन,
उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स दैट वुड बी एक्टिंग एज एनोड हियर, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, ये फेरस आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात ये आती है कि यहाँ कैथोड क्या है और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड बना लेती है, दैट इज बेसिकली गिविंग यू एसिडिक मीडियम, और इट इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली। और इसी की प्रेजेंस में ही आपका ये एनोड का प्रोसेस हो रहा है, दैट इज आयरन, गिविंग यू आयरन 2 पॉजिटिव। अब जो ये दो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ से, ये जा कर रहे हैं, ये किसको रिड्यूस करेंगे, रिडक्शन जो होगी दैट विल बी ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट at some other place on the ion and will be reduced here। ऑक्सीजन की यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगी in the presence of these ions that will gain the electrons and will be converted into water। ये वाटर में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास है क्या चीज़, अगर हम दोनों चीज़ों को, दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करते हैं अगर, तो आपके पास रिएक्शन क्या बन जाती है, बेसिकली फेरिक आयरन प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ फेरस आयंस प्लस वाटर। ये कंबाइंड रिएक्शन बन जाती है आपके पास। अब यहाँ फेरस आयंस और वाटर आ गए हैं, एंड दैट इज नथिंग, कि जो फेरस आयंस हैं अगेन गेट कन्वर्टेड इनटू Fe2O3 और वाटर के साथ कंबाइन करके ये क्या इसमें कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड एज रस्ट। ये रस्ट में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज बेसिकली द रिएक्शंस फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ करोजन। और करोजन का रेट इंक्रीज कैसे हो सकता है, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है विच इज़ ऑलरेडी क्रैक्ड, जिसमें क्रैक्स हैं, उसमें जल्दी करोजन होगा। अगर आपके पास मीडियम सेलाइन है या कोई केमिकल्स और प्रेजेंट हैं, तो उसकी प्रेजेंस में करोजन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। मेटल्स में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो करोजन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। इम्प्योरिटी, क्रैक्स, salinity, that will increase the rate of corrosion। अब corrosion को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें आपने बहुत बार पढ़ी, ऑयलिंग, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, बहुत से मेथड्स पढ़े हैं। हम उन मेथड्स को बेसिकली डिवाइड कर देते हैं कुछ कैटेगरीज में। एक है बैरियर प्रोटेक्शन, दूसरा आता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, और तीसरा आता है कैथोडिक प्रोटेक्शन। बैरियर मतलब आपकी मेटल और एटमॉस्फेयर के बीच में कोई भी बैरियर बना रहे हैं। बैरियर बना दिया, ऑयलिंग, ग्रीसिंग कर दी ताकि वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आए, पेंटिंग कर दी, दैट इज द मेथड ऑफ बैरियर प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन क्या है, सैक्रिफाइस करना। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन मतलब हम अपनी मेटल के ऊपर उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर देते हैं ताकि हमारी मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज ना हो, एंड दैट इज नथिंग बट द एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनाइजेशन। आपने बहुत बार देखा होगा ना, हम आयरन ऑब्जेक्ट्स पे जिंक की कोटिंग कर देते हैं ओनली बिकॉज कि जिंक ज़्यादा रिएक्ट कर जाती है, और जो जिंक कार्बोनेट की लेयर बनती है वो ख़राब नहीं करती इसको, इसलिए मेटल के साथ कोटिंग कर देते हैं। कई बार टिनिंग भी कर दी जाती है, टिन की कोटिंग भी कर देते हैं। अब लास्ट रह जाता है आपका कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या है कि आप जिस मेटल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसे अटैच कर दें थ्रू वायर एक मोर रिएक्टिव मेटल से। ये जनरली हम उन केसेस में करते हैं जहाँ आपके पास अंडरग्राउंड पाइप्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना है, तो हम उनके साथ
with the help of a wire एक और रिएक्टिव मेटल अटैच कर देते हैं. फॉर एग्जांपल आपकी स्टील की पाइप्स हैं तो हम उसके साथ मैग्नीशियम को अटैच कर देते हैं. उसमें होगा क्या, स्टील में जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, अब ऑक्सीडेशन होगा मैग्नीशियम का विच इज़ मोर रिएक्टिव, और आयरन आपका प्रोटेक्टेड रह जाएगा. बेसिकली जब ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा तो ये आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा. द स्टील पाइप्स वुड बी प्रोटेक्टेड डाउन द अर्थ और डाउन द सॉइल. So that was about the methods of protection, and that was the last topic of the electrochemistry which we were discussing. That was the topic of corrosion. So I request all of you to go through all the NCERT exercise of the chapter and the numericals of the different topics of the chapter, so that you can come up with the problems and we can discuss your problems later on.